सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मौजूद हैं और वो बीजेपी ऑफिस में है। जी दीपक सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैत्री। जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, नीच का मुद्दा आ गया है, लेकिन इसके अलावा कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के लिए बेहद अहम है। मैं इस वक्त खड़ा हूं बीजेपी के नेशनल मीडिया सेंटर में। इसे खास तौर पर बनाया गया है। देखिए बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और यहां पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, 5 लोग हैं इसमें। एक नितिन पटेल दिखाई दे रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री विजय रूपानी दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह जी दिखाई दे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ की तस्वीर है। आगे भी अंदर भी कई सारी ऐसी चीजें, कुछ सारी ऐसी जगह है जहां पर बहुत डिटेल में काम हो रहा है इन चुनाव में। कैसे मतदान हो रहा है, किस तरह की कैंपेनिंग हो रही है, ग्राउंड पर उसका क्या असर हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त है बीजेपी नेशनल मीडिया सेल के प्रभारी अनिल बलूनी जी। उनसे हम बात करेंगे। अनिल, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये मीडिया सेंटर है, इस सेंटर से आप किन किन गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं? जैसे आज पहले दौर की 89 सीटों पर पोलिंग होनी है, तो किस तरह से नजर रखी जा रही है उन तमाम पोलिंग पर आपकी तरफ से? नहीं, देखिए हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं और ये मीडिया सेंटर है, मीडिया के लिए ही बना है, आप लोगों की सहूलियत के लिए बना है, क्योंकि ये ज्यादा एक्सेसिबल जगह थी, तो इसलिए यहाँ एक जगह पे सब लोग आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बातचीत हो, सबके लिए बनाया गया। और सारे टीवी चैनल्स को हम लोग देखते रहते हैं कहाँ किस किस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि भाई आप लोग तो हमसे जल्दी खबरें ब्रेक करना जानते हैं, तो हम लोग आप लोगों से थोड़ा मदद लेते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि आज के मतदान को लेकर किस तरह की तैयारी की है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे स्ट्रैटेजी के लेवल? देखिए गुजरात के अंदर, हालांकि पूरे देश के अंदर ही, लेकिन गुजरात के अंदर पार्टी का पोलिंग बूथ से नीचे तक का काम है। पन्ना प्रमुख हम लोगों ने बना लिया है। तो पन्ना प्रमुख बनाने का मतलब है कि हर पोलिंग बूथ पर हमारी प्रेजेंस है और वहां पर पोलिंग बूथ के बाद हमने एक शक्ति केंद्र बनाया जो 3, 4, 5 पोलिंग बूथ को मिला के उसका भी एक इंचार्ज है, फिर मंडल है, हमारे जिले हैं, तो इसलिए पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होती है चुनाव की। चुनाव में कैसा चल रहा है, सब लोग, कोई जो गुंडा तत्व है वो हमारे लोगों को, किसी को तंग तो नहीं कर रहा है, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस तरह की कोशिश हम लोग करते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किन मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जाए। आपके हिसाब से अभी तक पहले फेज तक कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दम से उठाए हैं? शुरुआत में विकास का मुद्दा हुआ, लेकिन बाद में व्यक्तिगत मुद्दे होने लगे, जैसे मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच कह दिया, इस तरह के शब्दों का उपयोग हुआ है। तो आप इस पर क्या कहें? देखिए, ये जो आपने मणिशंकर अय्यर के शब्दों के बारे में कहा है, मणिशंकर अय्यर ने कुछ कहा हो ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस की सोच है। और प्रधानमंत्री जी के लिए यही शब्द, जिसका मैं उच्चारण भी नहीं कर पाता हूं, यही शब्द बाकी लोग भी कर चुके हैं, प्रियंका गांधी भी कर चुकी है पिछले चुनाव में, बाकी सब लोग भी करते हैं। और देश की जनता कभी भी इस तरह के शब्दों को स्वीकार नहीं करती है और उसका जवाब हर वक्त गुस्से से वापस करती है। तो इस बार जो बोला गया इसका जवाब भी जनता देगी निश्चित तौर पे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उसमें वाकई ये है कि ये मुद्दा जो है चर्चा के विषय में। हम अंदर कुछ चल के माफ कीजिएगा तस्वीरें देखेंगे, किस खूबसूरत तस्वीरें कुछ प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है, और साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मीडिया रूम बनाया गया है यहाँ पर और किस तरह से अंदर जो है स्ट्रैटेजी का काम हो रहा है। एंट्री प्रोहिबिटेड वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आइए प्रधानमंत्री जी की कुछ तस्वीरें हम देखते हैं। ये तस्वीरें माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं और अलग अलग मुद्राओं में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ एक तस्वीर है, तस्वीर बच्चों के साथ है, तस्वीर एक सोलर पैनल के साथ है। ये तमाम चीजें आपको जो दिखाई दे रही है गुजरात की तस्वीर है, गुजरात से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, क्योंकि एक लंबे समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और एक बड़े नेता के रूप में काम किया है। ये तस्वीरें दिखाती हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया सेल भी होता है, हर लोग अपने आईटी सेल को भी रखते हैं। ये लोग तमाम सोशल मीडिया के अंदर क्या छप रहा है, तमाम अखबारों में क्या छप रहा है, इसको बाकायदा एनालाइज करते हैं और इसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अनिल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि अगर हम इस जगह को देखें तो किन किन भागों में आपने पूरे इलेक्शन को बांटा हुआ है? एक कम्युनिकेशन का होगा, एक मैनेजमेंट का होगा, एक कम्युनिकेशन सेंटर होगा जो पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं के बीच संवाद स्थापित करेगा। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है? क्योंकि ये कहा जाता है बीजेपी पन्ना प्रमुख के लेवल की स्ट्रैटेजी बनाती है और ये स्ट्रैटेजी कई महीनों से चल रही है। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
हम लोग अगर सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो पूरी तरह से उसको करते हैं। हम पार्ट टाइम काम नहीं करते। जैसे कांग्रेस की प्रवृत्ति रहती है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। हम लोग अगर आज गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस दिन गुजरात का चुनाव खत्म होगा तो हम त्रिपुरा और कर्नाटक का चुनाव की तैयारी करेंगे। अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस की सोच रहती है कि किस दिन चुनाव प्रचार खत्म हो और हम जाके थोड़ा आराम करें, विदेश जाएं, घूमें फिरें। इस तरह की प्रवृत्ति हम लोगों के नहीं। हम लोग एक सामाजिक जीवन में तो उसको पूरी तरह से करते हैं। हम लोग कई भागों में काम करते हैं। कुछ चीजें पर्दे में रहनी चाहिए, उनको पर्दे में रहने दिया जाए, लेकिन हमारी बात किस तरीके से जनता तक पहुंचे, अगर जनता के बीच में कोई भ्रम है तो उसको कैसे साफ कराया जाए, उस सबको लेकर मीडिया स्ट्रेटेजी लगातार हम लोग बनाते रहते हैं। और गुजरात की जो जनता है उसको पूरी तरीके से कन्विंस है कि जिस तरीके से 22 साल में काम किया गया है, जनता के लिए काम किया गया है, जिस तरह से गुजरात में बदलाव आया है। और मेरे को ये कहते हुए बड़ा संतोष होता है कि जो आप हमारे पत्रकार मित्र जो यूपी से, बिहार से, बाकी जगहों से आते हैं, वो जब देखते हैं तो बोलते हैं वाकई गुजरात ने जिस तरीके से तरक्की की है, गुजरात में जिस तरह से गांवों के अंदर सार्वजनिक शौचालय मिलेंगे, आपको कूड़ेदान मिलेंगे, दूर दराज के गांव में भी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ है। इसलिए इन चीजों को जनता तक पहुंचे, ये हम सबका प्रयास है। आप ये रूम तो दिखा सकते हैं ना, पदाधिकारी श्री, मैं देखूं कौन कौन से हमारे जाने माने चेहरे जो हैं इस वक्त बैठे हुए हैं। देखिए, संबित पात्रा जी दिखाई दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, साथ में उनके कुछ स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। पसंबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके मीडिया सेंटर में हूं तो आपका मेहमान हूं, मुझे बताइए कि मेहमान का आदर किस तरह से करने वाले हैं, आज की कैश लाइन क्या हो? मैं तो पहले आपको नमस्कार करूंगा दीपक जी, और अभी जैसे मैं देखा कि आप आए हैं, बहुत खुशी हुई, क्योंकि दिल्ली में मिलते हैं, आज हम लोग अहमदाबाद में मिल रहे हैं। और देखिए, विकास की जो ये कहानी है, जिस प्रकार से गुजरात में बढ़ा है, मैं तो खुद गुजरात का नहीं हूं, मैं उड़ीसा का हूं, दिल्ली में रहता हूं, मगर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के मेहनत के कारण, अमित भाई शाह के मेहनत के कारण, जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में ही क्यों, अमेरिका हो या विदेशों में भी गुजरात के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज पूरी गुजरात की जनता, मैं लोगों से बात कर रहा था, एक मुस्त होकर वो नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे खड़े हैं कि विकास का बयार पुनः इसी प्रकार जैसे बह रहा था गुजरात में बहता रहे। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव आपके लिए पहले से डिफिकल्ट है, क्योंकि 20 से 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके सामने है, जिसको कहते हैं सरकार के खिलाफ होने वाला वोट। 22 साल में लोग उद्वेलित भी हो सकते हैं, लोग ये भी सोचने लग सकते हैं कि 22 साल में हमको क्या मिला, मुझे क्या मिला, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये इसको संभालना आपकी एक बड़ी चुनौती है और ये चुनाव कट टू कट के बन गए हैं? देखिए, जहां तक कोई भी चुनाव होता है, अमित भाई शाह जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती के रूप में ही स्वीकार करती है। तो स्वाभाविक है, इस चुनाव को भी हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और पूरी मेहनत के साथ जमीन पर उतरते हैं। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, दीपक जी, देखिए 2007 में जो चुनाव हुआ उसमें भी तथाकथित रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी, मगर जीत हमारी हुई। 2012 में भी एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, मगर कंफर्टेबल मार्जिन से जीत उस समय भी हमारी हुई। 2014 में भी एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, मगर दीपक जी आप देखिएगा कि 2014 में भी 26 की 26 जो सीटें थी लोकसभा की, वो हमारे पक्ष में गई, भारतीय जनता पार्टी के। अगर 2014 तक एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ तो अचानक ऐसा तो कुछ नहीं हो गया 3 वर्षों में कि एकदम एंटी इनकम्बेंसी सर पे पड़ गया हो। इस प्रकार की एक हवा कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही है, मगर कांग्रेस अपने इस चाल में सफल नहीं होगा। हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में लीडर है, विजन है और एजेंडा है। कांग्रेस के पास क्या है? केवल चीयर लीडर है। चीयर लीडर कौन है? कल यहां अखिलेश यादव आए थे। चीयर लीडर कौन है? लालू प्रसाद यादव बिहार से बात कर रहे हैं। चीयर लीडर कौन है? आदरणीय ममता जी बंगाल से बात कर रही हैं। चीयर लीडर कौन है? अशोक गहलोत जी चीयर लीडर बने हुए हैं गुजरात में आके। आप बताइए, गुजराती मुख्यमंत्री देना है या अशोक गहलोत जी यहां मुख्यमंत्री बनेंगे? चलिए ठीक है संबित जी, लेकिन राहुल गांधी ये जरूर कर सकते हैं कि मेरे पास मां है। गुजरात की जनता के पास क्या है? देखिए, गुजरात की जनता के पास उनके नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार हमेशा मोदी जी एक गुजरात के बेटे के रूप में गुजरात की जनता के पीछे खड़े रहे हैं, आज गुजरात की जनता मोदी जी के साथ है। तो वो कह सकते हैं कि हाँ, मैं गुजरात के पास गुजरात का बेटा है, उनके पास मां है। उनके पास मां है और वो शहंशाह बन सकते हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी, जिनको उन्होंने चाय वाला भी कहा कि तू चाय बेच, जिनको नीच भी कहा,
वो नीच हो सकते हैं, पिछड़ी जाति से आ सकते हैं। हम इन बातों पे बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं कि वो हमें किस प्रकार की गालियां दे रहे हैं, मगर गुजरात की जनता को और गुजरात के विकास को कैसे ऊंच बनाना है, कैसे ऊंचे पायदान पर ले जाना है, इसके लिए आपका चाय वाला काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभा पा रहे हैं, और जो हमें टीवी पे दिखाई भी देता है आजकल। चलिए, संबित जी से हमने बात खत्म की यहां पर, और ये देखिए किस तरह से मीडिया जो है यहां पर आया हुआ है, यहां से तमाम खबरें जा रही हैं, कवरेज जा रही है। अब हम आपको दूसरे एपिक सेंटर में ले चलेंगे। दूसरे एपिक सेंटर से मेरा मतलब है कांग्रेस के हेडक्वार्टर, और जानेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बीजेपी तो दिखा दिया, लेकिन जरूरत है अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी किस तरह से बन रही है। यहां की स्ट्रैटेजी आपने देखी, कुछ पर्दे के बाहर और कुछ पर्दे के पीछे, लेकिन कांग्रेस में क्या है ये हम आपको बताएंगे कांग्रेस के मुख्यालय से।